नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अनीता बाजपेयी, समाजशास्त्र विभाग, श्री जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से। और आपका चल रहा है यहाँ पर परिवार, विवाह एवं नातेदारी। इसमें आज जो आपकी 11वीं इकाई है, इसमें नवीन प्रजनन तकनीकें जो हैं, एक तरह से न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में, कि जो परिवार के बदलते स्वरूप हैं और जिस तरह से विवाह और परिवार की बातें अभी की गई या नातेदारी संबंधों की बातें की गई कि किनशिप सिस्टम में किस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और जो किनशिप सिस्टम है हमारा किस तरह बदलता चला जा रहा है। जो जिस तरह से रक्त संबंधों या विवाह संबंधों की बात होती थी कि रक्त संबंधी और विवाह संबंधी या गोद ली हुई जो संतानें हैं वही सिर्फ नातेदारी परिवार व्यवस्था में आती हैं। और इन सब चीज़ों से अलग हटकर अगर देखें तो आज बदलते परिदृश्य में जिस तरह से समाज का रूपांतरण हो रहा है समाज में, या जो उसकी विवाह संस्था है या जो परिवार है या नातेदारी व्यवस्था है, उसमें जिस तरह की चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, या उसको हम कहेंगे परिवर्तन की जगह हम रूपांतरण कहेंगे, क्योंकि इसका रूप स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें जुड़ने लगी हैं। तो इनको यदि हम देखें तो जो प्रजनन की तकनीकें हैं, पहले तो ये माना जाता था कि जो बच्चों का जन्म है वो परिवार में, या जो बच्चे हैं वो रक्त संबंधी या उनसे माना जाता था। मातृत्व, पितृत्व और व्यक्तित्व जो है इनको इसी से जोड़ा जाता था, रक्त से। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, प्रजननीय जो तकनीक हैं, उसमें जो इनोवेशन नए-नए दिखाई दे रहे हैं किनशिप सिस्टम में, वो नई चीज़ों के रूप में दिखाई दे रही हैं, जिसे नवीन प्रजनन तकनीकों के रूप में हम देख रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो नातेदारी थी उसको जैविक आधार पर ना देखकर मानते हैं कि जैविक के साथ-साथ सामाजिक आधार भी उसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से इसमें यदि देखें तो जन्म देने की जो क्रिया थी बच्चों को, जो परिवार में स्थान देने और जन्म देने की जो प्रक्रिया थी, उसमें बहुत बड़ी क्रांति आई है, क्योंकि जन्म अब केवल एक जैविकीय घटना नहीं रह गई है, बल्कि ये एक सामाजिक घटना है, क्योंकि ये संबंध बनाती है। और जितनी भी प्रजनन की प्रौद्योगिकियाँ हैं, जो भी रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, अगर इसको देखा जाए तो जो पहले से चली आ रही हैं, जो नातेदारी के सांस्कृतिक निर्माण को एक तरह से चुनौती दे रही हैं और नए तरह के संबंधों को ला रही हैं। और इसमें अगर हम देखें तो जो नातेदारी की सीमाएँ हैं, उनको भी नए रूप में परिभाषित किया जा रहा है आज के समय में। और एक तरह से नातेदारी का जो अध्ययन है, उसमें अगर हम देखें तो अब नई जो प्रजननीय तकनीक हैं, जिन्हें एनआरटी कहते हैं, न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं, इन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं है कि अब जो परंपरागत तरीके हमारे थे, जो प्राकृतिक गर्भाधान की जो प्रक्रिया है, वो वही ज़रूरी है। उसमें अगर यदि कोई बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है, या परिवार स्थापित करने के लिए जो जैविकीय गर्भाधान है, उसके अलावा भी अन्य साधनों का चयन किया जा रहा है। तो ये जो प्रजननीय प्रौद्योगिकियाँ हैं, जिनकी बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की बात हो रही है, ये एक तरह से अन्य साधनों के माध्यम से भी बच्चों को जन्म देने की एक प्रक्रिया के रूप में इसको देखा जा रहा है। जहाँ पर पति-पत्नी ऐसे हैं जिनको कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं, या जो अब आज के समय में होमोसेक्सुअल जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो हैं, या एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में अगर एकल पितृत्व या मातृत्व की बात करें, तो इस तरह के लोगों ने इस तरह की जो तकनीकें हैं, उनका सहारा लेना शुरू किया है। और परिवार, पितृत्व या लिंग की जो भूमिका है, इन सब चीज़ों से में अगर देखें तो विवाह की जो धारणाएँ हैं, वो धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही हैं। और इसमें वंश या गठबंधन ही नातेदारी को गढ़ने का आधार नहीं रह गया है, कि जो किसी वंश का है उसमें रक्त संबंधी का होना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें, या जो वैवाहिक संबंध है, उन्हीं के माध्यम से परिवार में प्रवेश हो सकता है, या परिवार में उसको एक लीगल वो मिल सकता है। ऐसी स्थितियों से परे जाकर अगर हम देखें तो एनआरटी जो है वो एक नया जो क्रांतिकारी परिवर्तन जिसने परिवार में और समाज में लाया है। तो जो एनआरटी है वो प्रजनन संबंधी चुनौतियों को जो एक तरह से वो देती है, चुनौतियाँ दे रही है, लेकिन जैविक नातेदारी को आगे बढ़ाने की संभावना की सीमाएँ तय कर रही है एक तरह से। अगर इसको देखें तो नातेदारी संबंधों के रूप में इसको मान्यता दी जा सकती है, एक कि नहीं इसकी एक वो है, लेकिन फिर भी जब परिवार में बच्चों का जन्म इस विधि के अनुसार या इस टेक्निक के अनुसार हो रहा है, तो इसमें एक तरह से कहा जाता है कि जो उनकी स्वीकृति उन समाजों में समान नहीं रही है, जहाँ पर उनका अभ्यास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये बड़ी नई चीज़ है, लोग इसको छुपा कर रहे हैं या लोगों को बताते नहीं हैं, जैसे सरोगेट मदर्स की बात हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सरोगेसी के रूप में, तो वो जो दिखाई दे रही हैं, तो उसमें लोगों को इसमें कहीं न कहीं छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन समाजों में भी इसका एक प्रैक्टिस चल रही है। बहुत
खुलकर इस पर बातचीत नहीं हो रही है। और क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियों में जो गर्भधारण है, वो एक तरह से गर्भधारण के जो तरीके हैं, उसके आधार पर संतान को समाज में वैध सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए बहुत अलग-अलग से नियम या कठोर नियम आप कह सकते हैं, वो दिखाई देते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ केवल जैविक माता-पिता से संबंधित प्रजनन पर ही जोर दिया जाता है कि जो संतान है वो सिर्फ़ माता-पिता की ही होनी चाहिए। और कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पर नई तकनीकियाँ, जो भी नई टेक्निक्स चल रही हैं, जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उनको आसानी से शामिल किया जा रहा है। तो ये जो गर्भधारण और बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी जो है उसको स्वीकार किया जाता है। और जैविक माता-पिता के अलावा जो चिकित्सीय या राज्य जो है इस प्रजनन प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इसके भी नियम हैं, कानून है कि कौन-कौन से लीगल तरीके से किस तरह से हम इन प्रविधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे समाज या समूह ऐसे हैं जो इस तरह के वार्तालाप को प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि जो सामाजिक मानदंड हैं, जिसमें वर्ग की बात आती है, क्लास सिस्टम की हमारे यहाँ है, या कास्ट सिस्टम की बात आती है, या एक तरह से उसको रेसेस की बात आ रही है, नस्ल की आ रही है, धर्म की बात आ रही है। तो इन चीज़ों में जो असमानता दिखाई देती है, उनकी वजह से कई बार इन चिकित्सीय प्रक्रियाओं में वो लोग भाग नहीं लेना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों को अनदेखा करना चाहते हैं। और वे समाज में एनआरटी की मतलब एक तरह से इसको प्रत्येक समाज में आप नहीं कह सकते कि या पूरे समाज के सभी लोगों के द्वारा आसानी से अभी इसको अपनाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर इसको अभी ये प्रोसेस के रूप में चल रहा है, या लोग धीरे-धीरे अपना रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ नई समाज में आती है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सभी लोग एक साथ इतनी आसानी से ग्रहण कर सकें। ये जो प्रजननीय प्रौद्योगिकियाँ हैं, वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी लुइसा ब्राउन, इसका जन्म 1978 में यूके में हुआ था। और जो ये प्रक्रियाएँ थी, इनका विकास जैव आनुवांशिकी के अंतर्गत एक विशेष शाखा के रूप में जो बांझपन की समस्या थी उसको सुधारने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हुआ है। और ये जो प्रजनन की प्रौद्योगिकियाँ हैं, ये एक तरह से जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं बायोटेक्निक्स का है, उसका एक के विकास के परिणाम के रूप में है, जिसने कि प्रकृति से चुनने के लिए एक बदलाव को चिन्हित किया है। जो भी चीज़ें बायोलॉजी में हम देखते हैं कि जो बाधित होने वाले जो पितृत्व हैं, उनकी संभावनाओं को खोलने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए हैं, जो अम, माता-पिता संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, बांझपन की समस्या है, या जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं वो, या जो डाइवोर्स वो हैं, एकल हैं, अकेले हैं, सेपरेट हैं, या विधवा या विधुर हैं, इस तरह के लोग जो हैं इन चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से वो नातेदारी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें या परिवार को अपने बढ़ा सकें, परिवार का निर्माण कर सकें। और इसने परिवार और नातेदारी की जो सांस्कृतिक समझ है, उसको भी जन्म दिया है। अब ये एनआरटी है क्या? जो नई प्रजनन प्रौद्योगिकी जिसकी बात हो रही है, ये कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम इसमें शामिल करते हैं? अगर हम देखें तो जो नई प्रजननीय तकनीक जिनको एनआरटी कहते हैं, न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं, उसमें जैविक कार्य में एक तरह से हस्तक्षेप करने वाली स्थितियाँ हैं जो प्रजनन के जैविक कार्य में हस्तक्षेप करती हैं, वो तकनीकें आ जाती हैं। और ये एक तरह से जन्म को कि किस तरह से बच्चों का जन्म कराया जा सकता है, या गर्भ निरोधक किस तरह से गर्भ निरोध के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्भपात कैसे हो सकता है, प्रसव पूर्व परीक्षण सहित बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, उनकी सुविधा और रोकथाम, इन सब चीज़ों में इनकी सुविधा देकर, उनकी रोकथाम करके उनको हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। एक तरह से इसको सहायक प्रजनन भी कहा जाता है, जो एनआरटी है इसको एक तरह से सहायक प्रजनन के रूप में भी जाना जाता है। एनआरटी की जो जेरी, डेविड और जूलिया जरी हैं, इन्होंने 3 श्रेणियों में इसको बाँटा है। सबसे पहले इन्होंने प्रबंधकीय प्रौद्योगिकियाँ बताई हैं, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, जिसमें गर्भावस्था से पहले गर्भावस्था तथा जन्म का प्रबंधन शामिल है कि किस तरह से बच्चों को जन्म देने की जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी मैनेजमेंट किया जाता है कि किस तरह से बच्चों का जन्म कराया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में, तो प्रबंधकीय प्रौद्योगिकियाँ आती हैं। दूसरी जो हैं वो हैं गर्भ निरोधक प्रौद्योगिकियाँ, जो गर्भ निरोधक हैं कि किस तरह से इसमें जो गर्भ निरोधक के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, या हार्मोन्स को कैसे कम ज़्यादा किया जा सकता है, या अंतर्गर्भाशयी जो उपकरण इत्यादि हैं, नसबंदी इत्यादि का प्रयोग करके जन्म को रोकने का, उनको नियंत्रित करने का, उनकी रोकथाम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। और तीसरा जो प्रकार इन्होंने श्रेणियों में आता है एनआरटी का, वो आता है कल्पनक गर्भाधान, जिसमें कृत्रिम तरीके से
वीर्य सेचन का कार्य है, सरोगेसी का वो है, जिसको कि स्थानापन्न मातृत्व के रूप में देख सकते हैं सरोगेसी, जहाँ पर एक महिला के जो एग्स होते हैं उसको दूसरी माँ में ऑपरेशन के थ्रू डाला जाता है और उसके पश्चात प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली जो दवाएँ हैं, सरोगेसी है या कृत्रिम जो साधन हैं या फिर आईवीएफ टेक्निक्स जो हैं, जो इन विट्रो जो फर्टिलाइज़ेशन की जो टेक्निक्स हैं, वो इसमें आ जाती हैं। तो जो एनआरटी है उसको मुख्य रूप से अगर साधारण उसमें देखा जाए या साधारण बोलचाल की भाषा में देखा जाए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष इसका आज के समय में सामने आता है वो आईवीएफ के रूप में दिखाई देता है। इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो इसमें दिखाई देता है और ये जो एक प्रोसेस है इसमें एक महिला जो है उसके एग्स को उसके अंडाशय से हटाकर शल्य चिकित्सा के द्वारा उसके ऑपरेशन के द्वारा उसको हटाकर दूसरी महिला के गर्भ में डाला जाता है, स्थापित किया जाता है और एक चिकित्सा उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि ये अभिभावकता जो है एक तरह से ये अभिभावकता जो है उसके निर्माण की अनुमति देता है कि इस प्रोसेस के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से जो निसंतान दंपति हैं वो किस प्रकार से अभिभावक बन सकते हैं और वंश वृद्धि के नए रास्तों को कैसे खोला जा सकता है। तो हार्टियर ने भी इस पर काम किया है। हार्टियर ने 1985 में इस पर काम किया और उन्होंने इसी बात को विशेष रूप से इस पर बात पर बल दिया है कि जो अभिभावकता है उसके निर्माण की अनुमति देती है ये क्रिया और ये जो क्रिया है एनआरटी है वो केवल चिकित्सा उपकरण नहीं बल्कि एक संस्था है और इस तरह से ये वंश वृद्धि के नए रूपों को रास्ता देती है और व्यक्तियों के लिए जो प्रजनन के नए विकल्प हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए जो एनआरटी है वो मनुष्य, मशीन और चिकित्सावर जो पेशेवर हैं उनके हस्तक्षेप की उसमें आवश्यकता महसूस की जाती है। तो इस रूप में दिखाई देता है और एक तरह से इसको देखा जाए तो ये प्रजनन में तीसरे पक्ष की जो अंतर्निहित आवश्यकता है उसने नातेदारी की समझ को प्रभावित किया है, क्योंकि नातेदारी में यदि देखें जो सिर्फ रक्त संबंधी, विवाह संबंधी की बात होती थी, तो ऐसा नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि ये तय करना मुश्किल होता है। ये भी कहा जाता है कि तीसरे पक्ष के रूप में यदि आप देखें तो जो रक्त संबंधी है उसमें माता पिता का अपना रक्त माना जाता है। जो विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था होती है उसमें विवाह से संबंध बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, एनआरटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो ये तय करना मुश्किल होता है कि जिस माँ से उसके अंड लिए गए हैं या एग्स लिए गए हैं और या जिसमें उनका निषेचन किया गया है, जिनके माध्यम से संतान को जन्म दिया जा रहा है, किसकी संतान उसे माना जाएगा। तो ये एक तरह से प्रजनन में जो तीसरा पक्ष है उसकी आवश्यकता ने नातेदारी को अलग तरीके से प्रभावित किया है। अब नातेदारी के जो अध्ययन है उसके केंद्र बिंदु में बहुत सारा बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। 1970 के दशक में बहुत सारे जो बढ़ते सांस्कृतिक दृष्टिकोण थे उन्होंने नातेदारी संबंधों की अस्थिरता और निरंतर परिवर्तित होने की प्रकृति पर जोर दिया। जैसा कि आज तक जो प्रक्रिया चली आ रही है कि नातेदारी व्यवस्थाओं को के जब लाभों की हम बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि सुख दुख में नाते रिश्तेदार जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये स्थितियां परिवर्तित होते जा रही हैं। जो नातेदारी संबंध है उनमें अस्थिरता दिखाई दे रही है और निरंतर ये परिवर्तन बराबर चल रहा है, जहां पर आज के समय में यदि आप देखिए तो व्यवहारिक रूप से नाते रिश्तेदारों से पूर्व आपके जो मित्र होते हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं, वो आपकी मदद के लिए पहले आ जाते हैं। तो ये जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन्होंने एक तरह से नातेदारी संबंधों में परिवर्तन लाया है और ये जो परिवर्तन है इनको धीरे-धीरे बढ़ाने का जो काम किया है वो जैव प्रौद्योगिकी पर जो आधारित जो प्रजनन की जो भी प्रक्रियाएँ हैं, उनके विकास ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और सांस्कृतिक रूप से जो नातेदारी है उसको अलग से समझने का प्रयास किया जा रहा है कि अब परिवार केवल जैविक नहीं रह गया है, बल्कि आनुवांशिकी या प्रौद्योगिकी द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैविक आधार पर माता-पिता और उनके बच्चों की बात की जाए या इस तरह से बात हो कि जो उनके रक्त संबंधी, विवाह संबंधी के रूप में ही परिवार का निर्माण वहाँ पर हो रहा है, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। अब आनुवांशिकी और प्रौद्योगिकी द्वारा भी इसको परिभाषित किया गया है और एक विकल्प के रूप में जो माता-पिता बनने का जो अनुभव है, वो जो शादी है उसको कहा जाता है कि शादी अब एक मजबूरी के स्थान पर एक विकल्प है कि उसमें आवश्यकता ज़रूरी नहीं है कि संतान का जन्म माता-पिता के द्वारा ही हो, अन्य टेक्निक्स के माध्यम से भी वो माता-पिता बन सकते हैं। तो एनआरटी एक तरह से दिखाता है कि मातृत्व और पितृत्व की जो शर्तें हैं, वो किस तरह से विभिन्न समाजों में इसकी अवधारणा पर निर्भर करती है, क्योंकि जो सामाजिक संरचना है, वो विशेष रूप से नई प्रजनन तकनीकों के संदर्भ में है इसकी
अगर एनआरटी की देखा जाए तो नई जो टेक्निक्स हैं रिप्रोडक्शन की उसके बारे में बात करती हैं और जो इसके उपलब्ध होने से पहले जो प्राकृतिक तथ्य थे उनको नकारने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर वो प्राकृतिक साधनों से गर्भधारण नहीं हो रहा है, वहाँ पर इन चीज़ों को प्रयोग में लाया जा रहा है कि जो उसके निषेचन से संबंधित है, गर्भधारण से संबंधित है या प्रसव को एक तरह से इनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए एनआरटी ने गर्भधारण की अवधारणा को जन्म से अलग कर दिया है। और एक तरह से इन्होंने कहा है कि बच्चे का पिता कौन है? ये जो बात कही इसने ये कहा है कि बच्चे का पिता कौन है बल्कि बच्चे की माँ कौन है? पहले कहा जाता था मातृत्व स्पष्ट होता था, पितृत्व संदिग्ध हो सकता था, लेकिन अब ये इस सवाल को भी उठाया गया है कि अगर जो एग है वो एक माँ का है और गर्भ दूसरी माँ का है, तो प्रश्न ये उठता है कि आनुवांशिकी किसकी है, वंश कहाँ का है, किसका है, ये भी अब तय करना एक नए प्रश्न के रूप में दिखाई दे रहा है। डेविड श्नाइडर जो हैं, इन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया, इस तथ्य को चुनौती देने के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया और विभिन्न समाजों के आख्यानों को इसमें इन्होंने शामिल किया और नातेदारी की निश्चित और स्थिर धारणाओं से इन्होंने नातेदारी का जो अध्ययन था, नातेदारी का जो ध्यान था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक तरह से इन्होंने स्पष्ट किया कि श्नाइडर ने अमेरिकी नातेदारी का अध्ययन किया था और इन्होंने कहा कि नातेदारी में अस्थिरता को दर्शाने की बात कही और इन्होंने इस बात की स्वयं वकालत भी की कि किस तरह से नातेदारी जो है वो साझा जैव अनुवांशिकी पदार्थ या स्थायी विसरित एकात्मकता के विचारों पर आधारित है। तो इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संदर्भ में जो परिवार पर चर्चा जब की इन्होंने, तो कहा कि जो जीव विज्ञान है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में कोई आवश्यक संबंध नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक निर्माण के लिए था, अनिवार्य रूप से प्रतीकात्मक थे। तो इन्होंने अमेरिकी सांस्कृतिक अवधारणा में नातेदारी को जैव अनुवांशिकी के रूप में परिभाषित किया और स्पष्ट किया कि जो नातेदारी है वो जैव अनुवांशिक संबंध है और एक तरह से जो विज्ञान है वो जैव अनुवांशिकी के विषय में नए तथ्यों की खोज करता है कि किस तरह से और यही नातेदारी है और यही हमेशा से थी जिसको एक बारे में श्नाइडर ने बात की है। लेकिन बाद में इन्होंने इसको नए तरीके से पुनर्परिभाषित किया और इन्होंने कहा कि जैव अनुवांशिकी जो है वो प्रौद्योगिकी में नवाचारों के लिए एक नए स्थान को बनाती है और जिस तरह से संबंधों को नातेदार के रूप में पहचाना जाता है और पोषित किया जाता है वो केवल जैविक कड़ी पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। जो पितृत्व है वो जैविक प्रजनन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि गोद लेने वाले बच्चे, जब भी हम लोग नातेदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और गोद लिए हुए बच्चों सभी की बात करते हैं कि वो भी उसी प्रकार से रक्त संबंधियों के समान माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पितृत्व जो है वो जैविक प्रजनन तक सीमित नहीं है। गोद लेने, उनको पालने, उनकी देखभाल करने जैसे जो विकल्प हैं वो भी विभिन्न समाजों में समय और स्थान पर हमेशा मौजूद रहे हैं। जो परिवारों की बात होती है कि हाँ, एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी माँ ने उसका पालन पोषण किया, तो इस तरह के उसको भी वो परिवार से अलग या नातेदारी या रिश्तेदारी या जो परिवार जैसी संस्थाएं थी उससे अलग नहीं रखा गया। उसको हमेशा से इस तरह के हमारे यहाँ इतिहास में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि इन विकल्पों से अलग जैव अनुवांशिकी वो है जिसे जाति, नस्ल, जातीयता और धर्म से के एक तरह से सामाजिक मापदंडों के अंदर ही रक्त के संबंध पर जोर देने वाले समाज की नज़र में एक समझौता जैसा लगता है। वो लोग मानते हैं, जो रक्त संबंधों पर जोर देते हैं, उन्हें लगता है कि एक समझौता है। लेकिन जो तकनीकी प्रजनन है उसमें कुछ प्रक्रियाओं की वजह से उसके परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त माता-पिता हैं उनके अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ जो जैव अनुवांशिकी संबंध हैं वो भी दिखाई देते हैं। और ऐसे उसमें व्यक्ति को अगर जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं उसके साथ समायोजन नहीं होता तो ये व्यक्ति को पितृत्व से वंचित किया जाने जैसी चीज़ दिखाई देगी। और इस बात को इन्होंने जो मार्टिन स्ट्रैथन हैं उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रौद्योगिकी के स्थान पर सामाजिक विचारों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्निक्स हैं, उनके बढ़ते उपयोग का ये अर्थ है कि पितृत्व पर कानून के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप में वृद्धि की जाए। और जो रिप्रोडक्शन है वो अब व्यक्तिगत दायरे में नहीं रहता है। इसे राज्य, चिकित्सा अधिकारियों और जो विधायी तंत्र है, जो लीगल हमारा जो सिस्टम है, उससे अनुमति के साथ नियंत्रित और स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि ये जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं, जितना भी न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की बात हो रही है, ये सिर्फ़ एक अकेले व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। राज्य के द्वारा क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, किन चीज़ों
चीज़ों की अनुमति दी जाएगी, किसकी नहीं दी जाएगी। हाँ, प्रसव पूर्ण जो लिंग है उसकी जाँच को कानूनी दायरे में लाया गया है, जिससे कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सके, या चिकित्सा अधिकारियों या जो लीगल चीज़ें हैं उसके साथ ही इसको नियंत्रित और स्वीकृत किया जा रहा है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो स्थितियाँ जो दिखाई दे रही हैं एनआरटी के रूप में, उसमें मातृत्व और प्रजनन इसके अर्थ को पुनर्परिभाषित करने की बात कही गई है, क्योंकि एक सोचने के जो तरीके हैं इन टेक्निक्स ने लोगों के मातृत्व के विषय में जो सोचने के तरीके थे उसमें बहुत बदलाव लाया है। पहले मातृत्व को सांस्कृतिक या कानूनी रूप से एक एकल परिवार संरचना के आधार पर ये माना जाता था कि आनुवांशिक नातेदारी दावों के माध्यम से ही स्थापित रूप में देखा जाता था कि जो माता है उससे माता और पिता से जो जन्मी संतानें हैं वही परिवार के अंतर्गत आती हैं। सांस्कृतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी उनको वैध संतान का दर्जा उससे प्राप्त था। लेकिन आज जितनी भी प्रजननीय प्रौद्योगिकियां हैं, जितनी भी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, उन्होंने मातृत्व के एक नए वैधीकरण को अनुमति दी है और जो मातृत्व के दायरे में व्यापक जो संभावनाएं थी उनको शामिल करने की अनुमति दी है। अर्थात नए तरीके से भी अब व्यक्ति मातृत्व को प्राप्त कर सकता है और अब साधारण जो जैविक दावे थे वो पारंपरिक एकल परिवार मॉडल पर निर्भर नहीं है, जहां पर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे या रक्त संबंधी उसके अंतर्गत रहते हैं, विवाह संबंधी रहते हैं, गोद ली हुई संतानें रहती हैं, सिर्फ वही रहती हैं ऐसा नहीं है। अब इस प्रकार की संतानें जिन्हें सरोगेसी के माध्यम से भी जन्म दिया जाता है या जो आईवीएफ टेक्निक है उनके माध्यम से भी जो संतान जन्म लेती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये जो आदर्श परिवार मॉडल है उसको चुनौती दी जा रही है एक तरह से, या मातृत्व की जो सामाजिक समझ है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि जो सरोगेट है उसमें कहा जाता है कि एक माँ जो है वो डिम्बदाता के रूप में होती है, एक सरोगेट जो है उसमें, और दो अन्य लोग हो सकते हैं। इच्छित माता पिता की तुलना में अधिक लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो कहा है कि मातृत्व को अब केवल बच्चे के जन्म के अधिकार के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक जैविक घटना के रूप में यदि देखें तो मातृत्व की उत्पत्ति जो है वो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से इसको चुनौती दी जा रही है, और जैव जो भूमिकाएं थी उनको आनुवांशिक जो चीज़ें थी जो उनके एक्स थे उसके माध्यम से जो गर्भ धारण की जो चीज़ें थी गर्भावस्था उसको विभाजित करके नई प्रौद्योगिकियां जो हैं, जो नई टेक्निक्स हैं वो मातृत्व के वैचारिक जो विखंडन है उसको भी विवश करती हैं कि एक जो महिला है वो ऑपरेशन के द्वारा एक महिला से उसके अंडाशय से उनके एक्स को लेकर उसे वहां से हटा दिया जाता है और दूसरी महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि प्रजनन की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो नई प्रजनन की प्रौद्योगिकियां हैं, जो न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, या जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ है, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो एक तरह से नए मातृत्व को बढ़ावा दे रही हैं या उन लोगों के लिए एक समस्या के हल के रूप में दिखाई दे रही हैं जो जैविक रूप से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, स्वयं माता पिता बनने में अक्षम है, वो इन टेक्निक्स का सहारा लेकर संतान प्राप्त कर रहे हैं और परिवार या नातेदारी पर इसका एक नया प्रभाव दिखाई दे रहा है, एक बदला हुआ परिदृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि आवश्यक जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इस तरह की चीज़ों के साथ आजीवन रहे। और ये नई प्रजनन जो प्रौद्योगिकी थी, जो एनआरटी है, इसके माध्यम से नातेदारी को समझाने में जो सुसान मार्था कोहन हैं, इन्होंने एक अपना इस विषय पर इन्होंने लिखा था एक लेख में जिसमें एक्स एंड बॉम्ब्स द ओरिजिन्स ऑफ ज्यूजनेस, इस विषय पर जो इन्होंने लेखन कार्य किया था उसमें इन्होंने कहा था कि एनआरटी ने कैसे नातेदारी की छवि को पुनर्कल्पित करने के लिए प्रेरित किया है, और इस बात पर इन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला और इसको इन्होंने इजराइल के जो प्रजनन क्लिनिक था उसके अध्ययन पर आधारित किया है। इन्होंने देखा कि इजराइल में जो रिप्रोडक्टिव क्लिनिक वगैरह हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि इजराइल में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रजनन क्लिनिक माने जाते हैं, और इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस की प्रति व्यक्ति दर दुनिया में सबसे अधिक जो है वो इजराइल में दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है इजराइल में जो बांझपन की समस्या असामान्य रूप से उच्च दर है, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्योंकि अक्सर इस बात को उससे जोड़ा जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर लोग संतान को जन्म नहीं दे पाते, ऐसा नहीं है। यहूदी धर्म को मानने वाले यहूदी संस्कृति में जो प्रजनन है उसकी केंद्रीयता की वजह से इस बात को माना गया है कि यहूदी धर्म से प्रभावित होने की वजह से वहाँ पर जो है आईवीएफ सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और
ये जो स्टडी इन्होंने की थी सुसान मार्था ने, वो इन्होंने एक छोटे से धार्मिक यहूदी हॉस्पिटल था, उसमें इन्होंने किया था, जिसमें अति बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो, रूढ़िवादी प्रकार के यहूदी थे, मुस्लिम और ईसाई ये सब शामिल थे। जहाँ जो जितना भी प्रोसेस जो भी होता है वो यहूदी कानून के दायरे में बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है, और इस तरह से एक तरह से अगर हॉस्पिटल को देखा जाए तो बहुत धार्मिक बना दिया जाता है, अन्य अस्पतालों से एकदम अलग। यहाँ पर कोई भी कैफेटेरिया नहीं होता है, कोई रोगी लाउंज जो होता है, पेशेंट का लाउंज होता है, वो नहीं होता। उसके स्थान पर प्रार्थना की पुस्तकें होती हैं, वो बुक केस में शेल्फ में लगी होती हैं, और जो हॉस्पिटल है उसका जो भी प्रोसेस है वो हल्का जो है हल्का के विचार के साथ किया गया है, होता है। जो हल्का मतलब यहूदी लॉ होता है, वहाँ पर कानून है, जो न्यायशास्त्र है तलमुड, उस पर आधारित होता है। तो इज़राइल में एनआरटी की अगर बात करें, जो मार्था ने किया है अध्ययन, उसमें इन्होंने कहा है कि कैसे स्थानीय दृष्टिकोण जो है, वहाँ के लोगों की जो सोच है, वो चिकित्सा समुदाय के प्रयासों या जो सहायक सरकारी नीतियाँ हैं, या वहाँ का जो रब्बी समुदाय है उसके विश्वासों ने इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए, इस टेक्निक्स के अनुसार और नातेदारी के नए अर्थों को शामिल करने के तरीकों को किस तरह से प्रभावित किया है। और इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से मातृत्व सुख की प्राप्ति, जो जैसा जो लक्ष्य है वो आसानी से वहाँ प्राप्त किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने इनसे कहा था, बताया भी है कि किस तरह से जो वहाँ इन्होंने जाके स्टडी की, उसमें इन्होंने देखा कि क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि हम उसे माँ बना रहे हैं, उसे माँ बना रहे हैं जो माँ नहीं बन सकती। इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इस तकनीकी ने माताओं को बनाने का एक नया तरीका बनाया है। मातृत्व की शुरुआत के लिए एक नया मूल मिथक जो है कि माँ नहीं बन सकती। अब कुछ माताएँ ऐसी हैं जिन्हें डॉक्टर मातृत्व की तकनीकी रचना करते हैं। तो इस बात को उन्होंने इस पर स्पष्ट किया अपनी स्टडीज़ के माध्यम से, उन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरह से जो इज़राइल है वहाँ पर इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। क्योंकि जो इज़राइल है उसमें यहूदी समुदाय के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को किया जा रहा है। इस टेक्निक्स के द्वारा या जो भी हेल्थ और जो सोसाइटी है उसके बीच किस तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको सावधानीपूर्वक बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो नई प्रजनन की तकनीकियाँ हैं, उनके उपयोग के साथ-साथ जो इज़राइल की संस्कृति है, उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जो उसकी संस्कृति है, उसने धार्मिक कानूनों की अवहेलना किए बिना जैविक गर्भाधान में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाना शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और गर्भाधान से जुड़ी हुई जो भी सभी धार्मिक जो मान्यताएँ हैं, उनको कायम रखते हुए चिकित्सा प्रक्रियाएँ वहाँ पर की जाती हैं। यानी कि जो मातृत्व है उसको प्रदान करने में जो भी विज्ञान या धर्म के बीच की जो भी चीज़ें हैं, वो सावधानीपूर्वक इन लोगों ने संतुलित रूप से करने की कोशिश की है कि वहाँ पर जो धर्म है और जो विज्ञान है, दोनों एक साथ अपने सह-अस्तित्व में बना रहता है, विद्यमान रहता है। और क्योंकि अगर वहाँ पर उन्होंने धार्मिक संहिता की अनदेखी की जाए, तो जो इस तरह की प्रक्रिया है, जो इस तरह की टेक्निक्स हैं, उनको रोका जा सकता है। और एक तरह से जो भावी माँ है उसके लिए या बच्चे के लिए एक नागरिक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, या फिर जो डॉक्टर की प्रतिष्ठा है, जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए इस तरह की चीज़ें जो है पूरे समुदाय के विकास के लिए हानिकारक होंगी, इसलिए उसके बीच बैलेंस बनाने की बराबर कोशिश की जाती है। जहाँ पर ये इन चीज़ों को अगर नए माध्यमों से, नई टेक्निक्स के माध्यम से लोगों को माँ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ पर विज्ञान और धर्म के बीच सावधानीपूर्वक संतुलित सह-अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश बराबर की जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसी स्थिति नहीं आई तो उसे नागरिकता प्राप्त करने में बाद में दिक्कत हो सकती है। ये डॉक्टर की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, या अगर हो सकता है तो इस तरह की प्रक्रिया को करने से रोका भी जा सकता है वहाँ के कानून के अनुसार। इसलिए दोनों में, धर्म और विज्ञान दोनों में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी माना गया है। इसके साथ-साथ जब मार्था ने स्टडी की यहाँ पर, तो इन्होंने पाया कि मातृत्व पहचान की बात जो की जाती है, तो इन्होंने कहा इज़राइल में मातृत्व जो है धार्मिक कानूनों के दायरे में रहता है। क्योंकि ये सिर्फ़ नातेदारी के संदर्भ में बात नहीं है, ये बल्कि धार्मिक समूह के भीतर किसी की सदस्यता और नागरिकता के अधिकार को भी परिभाषित करता है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा, जो बालक जन्म लेगा, वो किस धार्मिक समूह के भीतर उसकी सदस्यता किस प्रकार से होगी या समाज में उसकी नागरिकता किस रूप में होगी, इन चीज़ों को भी निश्चित करता है। इसलिए जो मातृत्व है वो धार्मिक कानूनों के दायरे में रहता है। और एक तरह से जो यहूदीपन है वो एक राष्ट्र से उसकी संबद्धता और नागरिकता के अधिग्रहण को निर्धारित करता
करता है। तो एक तरह से जो नातेदारी है उसकी पहचान को मातृवंशीय रूप से परिभाषित किया जाता है और बच्चे को वैधता प्रदान की जानी है तो माँ की पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है कि माँ कहाँ की है, किस माँ ने उसे जन्म दिया है, ये अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नागरिकता और पहचान जो है एक तरह से अगर देखें इज़राइल में तो मातृत्व से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनआरटी के उपयोग सहित जो भी धार्मिक संहिताएँ हैं, जो भी नियम कानून है, वहाँ पर जो एक्ट है, कानून है, उनके तहत दिए गए नियमों के तहत प्रजनन को बारीकी से प्रबंधित किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि विज्ञान और धर्म दोनों में सामंजस्य बैठाए रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्यों तभी इसको इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों को एक साथ जो नियम है, उनकी धार्मिक संहिता में जो दिए हुए नियम हैं, उनके तहत प्रजनन को बारीकी से प्रबंधित मतलब उसका मैनेजमेंट किया जाता है और एनआरटी का उपयोग सुचारू रूप से नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ना हो तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखने का कार्य किया जाता है। इसके बाद ये जो है अगर इसको देखें जो बात हम कर रहे थे कि जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर इज़राइल में, उनको धार्मिक माना जाता है। क्यों धार्मिक माना जाता है? क्योंकि सभी उपचार और प्रक्रियाएँ जो हैं यहूदी कानून के सावधानीपूर्वक विचार के तहत किया जाता है। मतलब वहाँ का जो लोगों की सोच है यहूदी कानून के इसके अलावा जो वहाँ का वेटिंग एरिया होता है, वो वहाँ पर जो पुस्तकें हैं, वो प्रार्थना की पुस्तकें जो होती हैं, धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, उनसे भरी हुई अलमारियाँ दिखाई देती हैं, उनको साथ-साथ रखा गया है और साथ ही साथ क्लिनिक में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं अ, वो एक तरह से मस्तिष्क या हल्किक निरीक्षकों द्वारा बारीकी से उनका परीक्षण किया जाता है, निगरानी की जाती है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि पिछली प्रक्रिया से जो मतलब बहुत साफ-सफाई और जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं, उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए कि जो सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो पिछली प्रक्रिया में इस्तेमाल हो चुकी हो या कैथेटर जो है उसका उपयोग कैसे होगा, जो सूक्ष्म नलिकाएँ हैं और इस तरह जो शुक्राणु अंडे हैं उनका मिश्रण नहीं होता। इस तरह की चीज़ों को मतलब जो सावधानियाँ रखी जानी चाहिए वो सब रखी जाती हैं जो किसी अन्य की आनुवांशिक सामग्री के पदार्थ को ले जा सकते हैं। मतलब किसी अन्य व्यक्ति में उसको इस्तेमाल किया गया, उन सुइयों का इस्तेमाल हो रहा है उन सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है और उसी से अगर दूसरी महिला को भी इसमें किया जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो जो आनुवांशिकता के तत्व हैं वो दूसरे में चले जाएँ। तो इस तरह से ये जो निरीक्षक है वो अपने कार्य को पवित्र कार्य मानते हैं और इस आधार से पवित्रता के आधार पर इसका निरीक्षण करते हुए, इसका ऑब्जर्वेशन करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह से जो वहाँ का हल्का धार्मिक कानून है उसके अनुसार केवल प्रजनन समस्याओं वाले जो विवाहित जोड़े हैं, जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, इस तरह के जो जोड़े हैं, उन्हें ही वही इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अन्य जो अविवाहित महिलाएँ हैं, अपने यहाँ भारत में तो इसकी मनाही नहीं है, अपने यहाँ अविवाहित महिलाएँ जो हैं वो भी कहीं न कहीं कानून के द्वारा ये उन स्थितियों को कर सकती हैं। लेकिन अगर देखें इज़राइल के विशेष संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि हम देखें तो अविवाहित महिलाओं के सामने ये विकल्प नहीं है। सिर्फ़ विवाहित जोड़े जो कि संतानहीन हैं, वही सिर्फ़ इस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो रोगी का विवरण होता है उसके ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ उसका फ्लो चार्ट वगैरह वहाँ पर रहता है। जो हार्मोनल जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जो भी ब्लड टेस्टिंग हो रही है, जो उसका टेम्परेचर है, अल्ट्रासाउंड है, उसकी रिपोर्ट्स हैं, वो सब जो है वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं और पवित्रता की स्थिति सुनिश्चित करने या अशुद्धता से बचने के लिए सारे प्रयास जो हैं वो किए जाते हैं। अनुष्ठान, स्नान और ये सारी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इस बात को इसीलिए इसमें इसको एक तरह से धार्मिक उससे भी देखा जाता है कि जो क्लिनिक है उसको धार्मिक माना जा रहा है कि विशेष रूप से पवित्रता के साथ वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है और एक धार्मिक वातावरण वहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ़ ऐसी ही महिलाओं या ऐसे ही दंपति को इसकी प्रक्रिया अपनाने को देंगे जिनको कि जो विवाहित हैं और निसंतान हैं। तो जो हल्का धार्मिक कानून है उसकी वजह से के उसके अनुसार केवल प्रजनन जो समस्याओं वाले जो विवाहित जोड़े हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मातृत्व निर्धारण जो है एक तरह से अलग-अलग रूप में इज़राइल में अगर देखें तो नातेदारी निर्धारित करने में एक समस्या होते हैं जहाँ पर धार्मिक पहचान जो है मातृवंशीय रूप से निर्धारित होती है और स्वचालित रूप से नागरिकता प्रदान करती है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। अब कुछ चिंताएँ भी वहाँ पर कुछ समस्याओं के रूप में देखी जाती हैं इज़राइल में जो एनआरटी है उसके उपयोग से बहुत सारी चिंताएँ भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जो इज़राइली समाज है उसमें एक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक ओर
समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए मातृत्व को परिभाषित करने वाले कारक के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। और दूसरी ओर जो हल्के कानून हैं, उनके दायरे में जो भी गर्भाधान की जो अपेक्षाएँ हैं, उनको लागू करके संतानों को वैध बनाने की शर्त रखी जा रही है। तो ये चीज़ अगर देखी जाए तो एनआरटी के उपयोग की जो अनुमति है, वो सख्त निगरानी में और धार्मिक कानूनों के समर्थकों द्वारा बारीकी से बहुत जाँच करने के बाद ही दी जाती है। और जो लोग एनआरटी का विकल्प चुनते हैं, मतलब इन माध्यमों से न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के माध्यम से काम करना चाहते हैं, संतान को जन्म देना चाहते हैं, उन्हें प्रक्रिया से गुजरने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना सरकारी अनुमति या इस तरह की चीज़ों की धार्मिक जो कानून हैं, उनकी अनुमति के बिना वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और एक तरह से ये भी चीज़ कि किसके एग्स हैं, किसके गर्भ के संबंध में मातृत्व के प्रश्न, इन सब चीज़ों को और असली माँ कौन है, ऐसी जो चुनौतियाँ हैं, वो अनसुलझी-सी होती हैं। इसलिए एनआरटी की जो नकारात्मक छवि है, वो बढ़ती जा रही है एक तरह से। और प्रक्रिया के दौरान जिन धार्मिक मापदंडों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हो सकती है, सभी को एक तरह से दबाव का सामना वहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरने वाले जो जोड़े हैं, उन्हें कहीं न कहीं समाज के दबाव को उन पर समाज का एक दबाव बराबर दिखाई देता है कि इन सब चीज़ों को, इन धार्मिक प्रक्रियाओं को, पवित्र जो आचरण के तरीके हैं, उनको अपनाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको अगर देखा जाए तो इज़राइल में इसको अ, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा आईवीएफ सेंटर भी वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और पारंपरिक जो हलाखिक जो विचारधारा रही है, उसके तहत जो धार्मिक चीज़ें हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सर्जिकल प्रोटोकॉल में अशुद्धता के विषय में अनदेखी करना या सीमाओं के साथ हेर-फेर के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन एक साधारण रूप में यदि देखा जाए तो इस तकनीकी को पारंपरिक रूढ़िवादी मान्यताओं के लिए एक चुनौती के रूप में नकारात्मक अर्थों में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि मातृत्व प्राप्त करने की इच्छा जो है, वो आधुनिक जो तकनीकी है, आधुनिक जो जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनके विषय में अवरोधों को दूर करने में, मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जो जैविकीय तरीके से या जो साधारण जो एक तरीका है, उसके माध्यम से माता-पिता नहीं बन सकते, उनके लिए ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिन्हें हम एनआरटी के उसमें देखते हैं, वो एक तरह से इन अवरोधों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और रूढ़िवादी जो यहूदी धार्मिक विश्वास हैं, उनसे उभरी हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी ये एक तरह से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में समाज में दिखाई दे रही है। और यदि इसको देखें तो ये आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। जो प्रौद्योगिकी है, जो पितृसत्ता है, वो किस प्रकार से, जो एनआरटी है, उसका विकल्प जो पितृसत्ता के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके संदर्भ में अगर इसको देखा जाए, तो मुख्य रूप से महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता के संदर्भ में इसको परिभाषित किया जाता है, जिसमें बच्चे के साथ आनुवांशिक और रक्त संबंध पर भी जोर दिया जाता है। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, वो इस पर विशेष रूप से बल देती हैं कि किस तरह से माता के उसमें महिलाएँ जो हैं, प्रजनन क्षमता को उनकी बढ़ाकर या इन माध्यमों से संतान को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रजनन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में ही इसको देखा जाता है, जिस पर जो एक टेक्निकल जो इंटरफेरेंस है, उसके माध्यम से पुरुष नियंत्रण करते हैं। और कई बार कहा जाता है कि उन्हें पितृसत्ता को बढ़ावा देने या मातृत्व को नारीत्व के साथ जोड़ने के लिए दोषी ठहराया गया है। लेकिन संतानहीनता का जो लांछन है, उसके प्रश्न पर या विवाह से बच्चे के जन्म तक जो है, वो चीज़ें इसके माध्यम से प्राप्त इन चीज़ों से मुक्त होने और बच्चे को जन्म देने, बच्चों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम ये दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ-साथ यदि हम इसकी बात करें तो पसंद के जो परिवार हैं, उसके गठन की अनुमति भी देता है। जो प्रजननीय तकनीकी हैं, जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, उनको यदि देखें तो ये पसंद के परिवारों के गठन की अनुमति दी है। इसमें कि समान लिंग के जो एकल पितृत्व इत्यादि के जो लोग हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं या जो सिंगल पेरेंट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो अब
बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और पसंद से परिवार जो है वो जीव विज्ञान जो है वो नातेदारी की एकमात्र परिभाषित विशेषता नहीं है। रक्त और वैवाहिक संबंध साझा किए बिना भी लोग परिजन हो सकते हैं, नातेदार हो सकते हैं, आपस में संबंधी हो सकते हैं, अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो इन माध्यमों के से यदि पसंद के अनुसार परिवार के गठन की बात की जाए तो इन माध्यम जो एनआरटी है उसके माध्यम से दिखाई देती है। और नातेदारी जो है वो इन पारिवारिक संबंधों की एक तरह से प्रेम या स्थायी एकता पर जो आधारित है, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि जो विषम लैंगिक पहचान है उसके आधार पर प्रजनन के विचारों को एक तरह से नकारता है। और कहा जाता है कि परिवार को अब केवल प्रजनन की इकाई के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि परिवार जो है वो एक गैर प्रजनन इकाई के रूप में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से पसंद के आधार पर पारिवारिक संबंध जो है, पसंद या प्रेम की जो विचारधारा है, इस आधार पर इस पर आधारित होते हैं। और जो नातेदारी है वो जैविक प्रतिदर्श के विरुद्ध खड़े नजर आते हैं। एक तरह से जरूरी नहीं है कि जो नाते रिश्तेदार है वो रक्त संबंधी हों या गोद ली हुई संतानें ही उसमें आती हों, बल्कि अन्य माध्यमों से जो नई टेक्निक्स हैं उनके माध्यमों से जन्म ली हुई जो संतान है वो भी नातेदारी व्यवस्था का एक रूप ये उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका नकारात्मक प्रभाव किस तरह से दिखाई देता है, जो नई रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स हैं वो परिवार और नातेदारी पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है, उसमें अगर देखा जाए तो एनआरटी की उपयुक्तता के विषय में जो भी बहस हुई है उसमें कहा जाता है कि ये आश्वासन नहीं है कि उन्हें अपनाने वाले समाज के सभी सदस्यों द्वारा उन्हें अच्छी तरह से समझा जाएगा। भाई समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं कि जो एक टेक्निक चल गई उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति की एक राय हो या समाज के सभी सदस्य उससे सहमत हो। जो एनआरटी जो है इसके उपयोग में नैतिक, सामाजिक और कानूनी परिणामों के विषय में जो बहुत सारी एक तरह से कानूनी बहस छेड़ रहा है। और लेकिन फिर भी यदि इसको देखा जाए तो इसके जो नकारात्मक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इसको माना जा रहा है कि एक अनैतिक अनैतिक लेकिन संपन्न जो है प्रजनन उद्योग के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, जहाँ पर मानव प्रजनन जो है अंग जैसे अंडे हैं, शुक्राणु है, गर्भाशय है, डिंब है, इनको खरीदा और बेचा जा रहा है या किराए पर लिया जा रहा है। जो सरोगेट मदर्स हैं उसके रूप में किराए पर लेने जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। तो इसकी एक इन्होंने इसको आर्थिक पूंजी के लिए वस्तुओं के रूप में इन्होंने कह दिया कि इस टेक्निक में मनुष्य का जो शरीर है उसकी बिक्री योग्य आर्थिक पूंजी के रूप में, वस्तुओं के रूप में मानकर चिकित्सा पर्यटन का सहारा लेकर एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं कि अगर हम इसको देखते हैं कि प्रजनन शरीर के जो कारण था, मुख्य रूप से जब आपने इजराइल के संदर्भ में देखा या भारतीय संदर्भ में भी अगर इसको देखें तो ये माना जाता है कि जिन माता पिता, जिन दंपतियों को बांझपन की समस्या है, संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक कहिए आप ब्लेस्ड उसमें कहिए या वो स्वयं के लिए बहुत ईश्वरीय से मानते हैं स्वयं को कि उनको संतान इन माध्यमों से प्राप्त हो जाती है। तो ये एक तरह से इसकी जो है इस पे अगर लोगों के देखा जाए तो मिश्रित प्रतिक्रिया दिखाई देती है। और अभी जो मौजूदा समझ है उसको बदल रहा है एक तरह से एनआरटी कि कैसे मातृत्व और पहचान जो है माता और बच्चे को प्रदान की जाती है, किस तरह से ये प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे जो धार्मिक प्रक्रियाएं इत्यादि हैं उनको खतरा बनने की कीमत पे किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए कि खतरा नहीं हो बल्कि ये समाज के लिए एक अच्छी तकनीक के रूप में इसको देखा जाए। और इसको परंपरा और आधुनिकता के मध्य की एक उसमें देखा जा सकता है जहाँ पर परंपरागत रूप से माना जाता है कि संतान का जन्म होना, अपनी संतान का होना या वंश परंपरा को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और बच्चों का जन्म या पुत्र का जन्म, संतान का जन्म देना या पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान का जन्म होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है कि पितृ ऋण से उऋण तभी हो सकते हैं जो हमारे यहाँ पंच ऋण बताए गए हैं, उनसे उऋण होने के लिए जो पंच यज्ञ बताए गए हैं उसमें संतान को जन्म देना इसके अंतर्गत माना जाता है। जहां पर ये माना जाता है जब आप संतान को जन्म देते हैं जो कि पितरों का दान तर्पण कर सके तभी आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारी जो विचारधाराएं रही हैं, जो परंपरागत विचार समाज में प्रचलित रहे हैं और जो आधुनिक
तकनीकी हैं, उनके मध्य यदि देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण रूप से एनआरटी को हम पाते हैं, जहाँ पर जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें इसका सहारा लेकर संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और नातेदारी के नए स्वरूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। प्रजनन तकनीकी से जो बच्चे पैदा करना है, कई नए सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या प्रजनन का कोई सार्वभौमिक अर्थ है? संबंध क्या होता है? किस तरह के संबंधों को हम संबंध मानते हैं? या फिर क्या जो मौजूदा नातेदारी सिद्धांत है, वो परस्पर सांस्कृतिक रूप से नातेदारी की प्रथाओं के विषय में सिद्धांत देने के लिए पर्याप्त है? या नई चीज़ें, जो समाज के इस नए परिदृश्य में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? तो ये एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये आवश्यक मानी जाती है। इसके पश्चात जो हम बात कर रहे थे, जब हम नातेदारी व्यवस्था की बात की, हम लोगों ने परिवार की बात हुई, नातेदारी की बात हुई, विवाह की बात हुई, तो इसमें कहीं न कहीं ये भी बात आती है कि जो क्योंकि परिवार को जन्म देने की इकाई के रूप में भी देखा जा रहा था कि परिवार जो है वो बच्चों को वैध स्थान प्राप्त, बच्चों जो विवाह के पश्चात जब संतान जन्म लेती है तो उसे समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है, वैधता प्राप्त हो जाती है। तो उसके अंतर्गत कौन-कौन आते हैं और इन सब चीज़ों पर भी हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने बात की है। अब हम आते हैं विवाह और पलायन पर बात करते हैं। जो आपका अगला इकाई 12 है उसमें विवाह की बात की गई है, पलायन की बात की गई है, पलायन विवाह की बात हुई है। तो पलायन मतलब माइग्रेट करते किस प्रकार से, क्योंकि विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें एक पुरुष एक महिला के साथ सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह से इस संबंध से जन्म लेने वाली संतानों को भी वैधता प्रदान होती है, प्राप्त होती है। और विवाह जो है पलायन का एक अहम स्रोत है, माइग्रेट करने का एक अहम स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं ही पलायन करती हैं। ग्रामीण से ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं की पलायन की जो दर है वो अपेक्षाकृत काफी अधिक है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इस तरह के जो भारतीय राज्य हैं उनमें विवाह के लिए जो महिलाएं हैं वो बड़े पैमाने पर पलायन करती हैं। 2001 में जो आंकड़े लिए गए उसमें एक अध्ययन के दौरान ये देखा गया कि 6.5 करोड़ में से 4.2 करोड़ महिलाओं ने माना कि उन्हें विवाह के लिए पलायन करना पड़ता है, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। और वहीं पुरुषों के पलायन का कारण रोजगार था। तो रोजगार जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य के सिलसिले में जाना, ये पुरुषों में इस तरह के पलायन के कारण दिखाई देते हैं, जबकि महिलाओं के लिए कहीं न कहीं विवाह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उन्हें पलायन करना होता है। तो और व्यापक जो पितृसत्तात्मक पितृवंशीय समाज है उसमें महिलाएं विवाह के पश्चात अपने पति के घर पर जाती हैं और विवाह के बाद इस तरह का जो स्थान परिवर्तन है, वो सारी चीजें महिलाएं जो भारतीय संस्कृति को जानने वाले सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानने वाले, जहाँ पर पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय पितृस्थानीय परिवार व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ पर वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, और सत्ता जो है पिता से उसके पुत्र को प्राप्त होती है, और पितृ स्थानीय मतलब विवाह के पश्चात जो स्त्रियां हैं वो पति के घर जाकर रहती हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, वहां पर जो महिला पलायन है विवाह के पश्चात सबसे ज्यादा, विवाह और पलायन के संदर्भ में अगर इसको देखें तो सबसे ज्यादा विवाह जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है। और इसमें बहुत सारी जो क्षेत्रीय आधार पर विविधताएं हैं वो भी दिखाई देती हैं अलग अलग रूप में, या फिर जो विवाह के कारक हैं, जो फैक्टर्स की बात करें, अगर विवाह पलायन के कारक कौन कौन से हैं, उसमें यदि देखा जाए तो विवाह के कारण जो पलायन महिलाओं में ज्यादा दिखाई दे रहा है उसमें कहा जाता है कि सामाजिक समूह या ग्रामीण समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। जो भारतीय समाज है उसमें जो नियम है कि अंतर्विवाह का नियम है, और अंतर्विवाह बहिर्विवाह दोनों जो नियम दिखाई दे रहे हैं, जो इंडोगैमी और एक्सोगैमी के जो नियम है उसके तहत ये पलायन अत्यंत ज्यादा बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जो इंडोगैमी है उसमें एक तरह से जो हाइपरगैमी है उसको अगर देखें, अनुलोम विवाह का जो नियम है जिसमें माना जाता है कि स्त्री से पुरुष का या कन्या से वर का जो वंश है, जो कुल है और जो वर्ण है वो उच्च होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये मुख्य रूप से पलायन के इनसे गहराई से जुड़ा हुआ है कि जहां पर इनको प्राप्त होगा उसी को किया जाएगा, या अपनी ही जाति में अंतर विवाह में अपनी ही जाति में विवाह करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो इसके लिए भी कई बार वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। और बहिर्विवाह की जो परंपरा है वो भी निर्धारित करती है। अगर हम देखें उसको एक्सोगेमी को अगर हम देखते हैं, बहिर्विवाह की बात करते हैं, तो बहिर्विवाह में हमने
और चीज़ों के साथ-साथ आपको विलेज एक्सोगेमी के बारे में भी बताया था। ग्राम बहिर्विवाह का जो नियम है, जो इस बात को बताता है कि जो विवाह है वो अपने ही गाँव में संभव नहीं है, उसके लिए दूसरे गाँव, पास का जो भी दूसरा गाँव है या कहीं पर, उन गाँव में वहाँ पर विवाह होगा। तो स्थानिक सीमा से बाहर जाने की अनुमति एक तरह से इसके माध्यम से व्यक्ति को मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है विवाह के पलायन का। इसके पश्चात विवाह पलायन की जो अंतर क्षेत्रीय विविधताएँ हैं, उसमें पलायन का सबसे बड़ा बड़ा जो कारण है वो क्षेत्रीय आधार पर विकास की विषमताएँ और विभिन्नताएँ हैं। लोग अक्सर पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों से जो विकसित जो डेवलप्ड एरिया है, जो समृद्ध क्षेत्र हैं उसकी ओर अपनी जीवन शैली में सुधार के मकसद से वहाँ पर जाते हैं। और स्थानीय स्तर पर अगर इसको देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ पर एक दूसरे देशों में विवाह संबंध स्थापित करने की बात हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें विकासशील देशों और खास तौर पर अगर हम देखें तो भारत में अंतर्राज्यीय पलायन के विकास के मसले पर क्षेत्रीय असमानताएँ और विषमताएँ जो हैं, उनके संदर्भ में भी इसको देखा जाता है। भारत में जो अंतर क्षेत्रीय विवाह है, वो पूर्वी एशिया में जो प्रचलित पत्राचार या परिचयात्मक एजेंसी हैं, जो करस्पॉन्डेंस जो इंट्रोडक्शन एजेंसी हैं मैरिज से, उनसे थोड़ा अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जीवन साथी जो हैं, वो विवाह से पहले अक्सर ना तो एक-दूसरे से मुलाकात करते हैं और ना ही यहाँ पर उनमें आपस में किसी तरह का इंटरैक्शन हुआ होता है। तो ये जो अरेंज मैरेजेज़ हैं जो भारत में, वो स्थानीय विशेष विवाह नियमों के ज़रिए ही किए जाते हैं, वहाँ पर जो नियम होते हैं, उनके माध्यम से ही इसको किया जाता है। ठीक है? और इसी तरह से जो विवाह है, वो एक ही धर्म से, अपने ही धर्म में, अपने क्षेत्र से, जाति और वर्ग से जुड़े हुए युवक-युवतियों के मध्य ही होता है। तो अधिकतर अनुलोम प्रकृति के विवाह होते हैं, दहेज की व्यवस्था से इससे जुड़ी हुई होती है और पति स्थानीय जो पैतृक हैं, जो पति स्थानीय विवाह हैं, वो महिला के जो मायके और ससुराल के बीच की दूरी है, वो पारंपरिक रूप से कम होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ही गाँव में विवाह की अनुमति नहीं होती है। और इस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जो ये प्रोसेस, जो अर्बनाइज़ेशन का जो प्रोसेस था, या जो जीवन साथी के चयन के जो मापदंड हैं, उनमें बदलाव की वजह से बहुत सारे समूहों में गतिशील परिवारों के बीच ये दूरी अपेक्षाकृत बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय विवाह पलायन की स्थिति में दूल्हे का जो चयन है, उसको अगर देखें तो विदेश में स्थायी तौर पर व्यवस्थित होने के संदर्भ में किया जाता है कि वहीं पर जाकर अगर सेट हो गए हैं, तो वहीं पर वधुओं का जो चयन है, वो पारंपरिक तौर पर उनको गृह कार्य में दक्ष हैं, सुशील हैं, सुंदर हैं और घर से जुड़ी हुई रीतियों, परंपराओं या पाक कला, इन सब की दक्षता के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत सारे परख करना, कुंडली मिलाना और ये सब जो भारतीय उसमें संदर्भ में दिखाई देता है कि घर से जुड़ी हुई जो रीतियाँ हैं, परंपराएँ, इनके साथ-साथ जो सहयोग के विकल्प हैं उनके तौर पर कि किन-किन चीज़ों को देखेंगी, कुंडली के साथ-साथ उसकी शैक्षिक योग्यता की भी परख की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के उसमें दिखाई देते हैं। और जो दहेज जैसी जो चीज़ें हैं वो भी विवाह से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज़ इसको लेकर हुई हैं। अगर भारतीय विवाह की बात आती है तो उसमें दहेज प्रथा है और इस तरह की इंडोगैमी, एक्सोगैमी और इस तरह की चीज़ों की जो बातें हैं वो भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं विवाह पलायन के क्या सकारात्मक, नकारात्मक पहलू हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके। अगर इसको हम देखें तो किन-किन चीज़ों की समस्याएँ दिखाई देती हैं अगर सकारात्मक और उसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय पलायन के संदर्भ में अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाह हो रहे हैं, तो ये जो दंपत्ति हैं, ये जो जिसमें एक मुख्यतः महिला और बच्चों के लिए नए परिवेश में व्यवस्थित होना, वहाँ पर एडजस्ट होने में जो वहाँ के वैधानिक पहलू, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझना, उनकी जो सिटीजनशिप है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ कई बार एक समस्या के रूप में यदि हम देखें तो विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में जाने वाले जो भारतीय हैं, उनकी संख्या तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे झूठे विवाह हो रहे हैं, जो सच्चाई को छुपाकर विवाह किए जा रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, दहेज माँगने जैसी समस्याएँ दिखाई दे रही हैं, महिला अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, या जो इस तरह की समस्याएँ हैं बहुत दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल व्यक्ति बाहर नहीं कर पाता है और कई बार इस तरह के झूठे विवाह भी वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये एक इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार है, न्यूनतम वेतन समेत बहुत शोषण के कई रूप जो सामने दिखाई दे रहे हैं। देश के भीतर भी ऐसा नहीं कह सकते कि देश के अगर हम देश के अंदर विवाह कर रहे हैं तो इस तरह
तरह के फ्रॉड नहीं हो रहे हैं या इस तरह की समस्याएँ नहीं हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ नहीं हैं या डाउरी नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है कि बेहतर लिंगानुपात वाले क्षेत्रों से विवाह के लिए महिलाओं को कम लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में भेजा जाना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जो विवाह है, जो पलायन है, उसके साथ-साथ तस्करी जो है, वो भी इस दुल्हनों के व्यापार से जुड़ा हुआ एक पहलू, एक एस्पेक्ट के रूप में दिखाई देती है, जिस पर जो गौर किया जाना या उस पे चिंता जताना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ज़बरदस्ती उनका विवाह करके और इस तरह से स्थानों पर भेज दिया जाता है, तो ये भी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। रविंदर कौर जो थे, इन्होंने जो स्टडी की है, इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि बंगाली महिलाओं के उदाहरण इन्होंने दिए, जिनमें कहा इन्होंने कि विवाह और अन्य कारणों से अपने गृह क्षेत्रों से दूर सांस्कृतिक रूप से अजनबी या ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भेज दिया जाता है। और इन्होंने जो स्टडी की, जो इन्होंने रिसर्च की, उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो विषम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, उनमें विवाह के लिए युवतियों के अभाव ने किस तरह अंतर क्षेत्रीय विवाह को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने स्टडीज़ भी, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं कि किस तरह से विवाह के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से विवाह हो रहे हैं या विवाह के कारण पलायन की समस्या दिखाई दे रही है। पलायन की समस्या नहीं, बल्कि पलायन तो हमारे यहाँ के एक उसमें है, एक परंपराओं में रहा है, जहाँ पर स्त्रियाँ पुरुष के घर या पति के घर जाकर रहती हैं, तो ये एक परंपरा या एक सामान्य सा वो रहा है। लेकिन फिर भी अब इसके अन्य चीज़ों से भी जुड़े होने के कारण, अपराधों की बढ़ती दर के कारण इन चीज़ों पर भी विचार किया जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इस तरह से जो इन्होंने स्टडी की थी, उसमें इन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से निर्धन महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने के लिए दूरस्थ स्थान पर विवाह करवाने का झांसा देकर भी विवाह किया जाता है। और साथ ही साथ जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की जो स्टडी की थी, उन्होंने कहा है कि 12 बंद हो चुके या बंद होने की कगार पर आ पहुंचे जो चाय बागान थे, उसमें किए गए अध्ययन जो थे, उससे स्पष्ट हुआ कि इन बागानों में काम करने वाली युवतियों को बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरी महानगरों में अच्छी कमाई वाली नौकरी दिलाने का झांसा देकर वहां पर भेजा गया। तो शादी के नाम पर उनको वहां भेजकर और उनको इस तरह से मानव तस्करी या देह व्यापार या श्रम तस्करी की ओर ले जाने का कार्य भी वहां पर दिखाई देता है। तो ये एक चिंता का विषय होता है कि इन चीजों को एक नॉर्मल उसमें नहीं लिया जाना है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और समाज जिस तरह से समाज में अपराध की दरें बढ़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती है। अब हम जब पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर बात करते हैं विवाह और पलायन के, तो सकारात्मक पहलुओं पर यदि हम बात करें, तो महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का माध्यम बनी है। परिवारों में जो लैंगिक भूमिका का पुनर्निर्धारण हुआ है, आज के समय में स्त्री पुरुष परिवार में जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, स्त्री पुरुष बराबर से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा दिखाई दे रही है, महिलाओं की स्वायत्तता और ऑटोनॉमी के रूप में या उनकी स्वतंत्रता के रूप में, फ्रीडम के रूप में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और परिवार और समाज को देखने का जो नजरिया है, वो अब बदलने लगा है। क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उनकी वहाँ की परिस्थितियां और वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार महिलाओं को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने, उनको नौकरी और शिक्षा, इन सब पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो विवाह है, पलायन का महत्वपूर्ण कारण तो बनता है, लेकिन वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, वो महिलाओं के लिए बेहतर ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रही हैं। और यदि हम विवाह, पलायन और अंतर्विवाह के नियम को देखें, तो अंतर्विवाह के नियमों के अनुसार व्यक्ति अपने जातीय समूह में के भीतर ही विवाह कर सकता है। और इस प्रक्रिया में अगर हायरार्की की बात करें, हायरार्की एक अलग से दिखाई देती है, जिसमें कि वधु पक्ष को वर पक्ष से कमतर माना जाता है। अगर उसको देखा जाए तो उसको उनमें कम माना जाता है। और जो हाइपरगैमी है, उसका ये नियम ही है एक तरह से, जिसमें माना जाता है कि महिला का विवाह सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने से उच्च परिवार में ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो नियम हैं, जो विवाह पलायन के अंतर्विवाह के जो नियम है, वो भी इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो बहिर्विवाह है, वो भी एक नियम है, जिसमें जीवन साथी का चुनाव दूसरे गांव में किया जाता है। तो हम पलायन की जो बातें कर रहे हैं कि अंतर्विवाह के नियम, बहिर्विवाह के नियम या दहेज, जो एक सार्वभौमिक परंपरा के रूप में देखा जाता है, इस लिहाज से भी इसको एक नियम माना जा सकता है कि उच्च जाति की परंपराओं के अनुसार कोई भी विवाह को तभी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वहां पर खासा दहेज मिला हो। तो इन सब चीजों के कारण भी पलायन की समस्याएं वहां पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो स्थितियां हैं, इसमें विवाह, पलायन और वैश्वीकरण को यदि हम देखें, तो वर्तमान वैश्विक दौर में यदि देखें, तो पलायन के युग के दौर में भी, के रूप में भी इसको जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का जो जनसंख्या विभाग है, उसके द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट थी, उसमें
इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स जो रिपोर्ट थी उसमें स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आबादी के स्थानिक वितरण में भारत सबसे बड़े प्रवासी समुदाय के तौर पर सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम लोगों ने बात करी, और प्रवासी भारतीय विवाह के रूप में किस तरह से विवाह को मान्यता दी जा रही है, किस तरह से विवाह हो रहे हैं, और किस तरह से परिवार जो है वो परिवार, विवाह और नातेदारी समाज में एक महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में दिखाई देती हैं।